नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। पीएम मोदी का आज वायनाड दौरा, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड दौरे पर रहेंगे, जहां लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हादसे के पीड़ितों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। तो ये वायनाड दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जहां लैंडस्लाइड हाल ही में हुए लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह जानकारी सामने आ रही है। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वायनाड दौरे पर हादसे के पीड़ितों से मिलेंगे। और वहीं खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। तो गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जन दर्शन कार्यक्रम लगाए। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी, अधिकारी को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी फरियादियों की फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी। तो ये जानकारी सामने आ रही। गोरखपुर से सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और सीएम ने एक एक कर सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही साथ उनके साथ जो इस दौरान अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां जल्द से जल्द समस्या निस्तारण की, लोगों की समस्या निस्तारण के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बढ़ते हैं आगे। उपचुनाव को लेकर जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से सपा के दावेदारों की दौड़ तेज। सपा नेतृत्व भी विधानसभा वार बैठक कर रहा। सपा सांसदों के परिवारों पर दांव खेलने में जुटी। लखनऊ से यह जानकारी। उपचुनाव को लेकर सपा नेतृत्व विधानसभा वार बैठक कर रहा। निवर्तमान विधायकों के परिवार पर भी दांव खेलने की तैयारी पूरी तरह से। अपनी सीटों पर दोबारा काबिज होने का सपा का विशेष फोकस है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी पर दाव लगा सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही हम कुंदरकी की बात करें तो वहां से हाजी रिजवान और पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान की चर्चा की जा रही है। और मीरापुर से अगर हम बात करें तो पूर्व सांसद कादिर राना का दावा मजबूत माना जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जो है रन खेलने की तैयारी में है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। निवर्तमान विधायकों के परिवार पर अब दांव खेलने की तैयारी। बात करें तो सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी पर समाजवादी पार्टी दाव लगा सकती है। कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती है समाजवादी पार्टी की ओर से। वहीं अगर बात करें तो कुंदरकी से हाजी रिजवान और पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान की चर्चा जारी है। और साथ ही साथ मीरापुर सीट से पूर्व सांसद कादिर राना का दावा मजबूत माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से देखें उपचुनाव की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अब जो है दावेदारों की दौड़ जो है वो समाजवादी पार्टी में तेज मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है और पीडीए फार्मूले पर चलते हुए समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीटें जीती। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रखी है और पीडीए का रंग गाढ़ा करने के लिए तमाम अभियान चला रही है, चाहे पीडीए पेड़ लगाने की बात हो या फिर छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान की। और अगर बात करें 10 सीटों पर चुनाव के लिए तो जो संभावित प्रत्याशी हैं टिकटार्थी जो हैं वह लगातार राजधानी लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं और अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सीटों पर तो 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस तरह से
बीजेपी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए जिस तरह से दलित कार्ड खेला है और जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट जीती है, उसी तर्ज पर मिल्कीपुर सीट को लेकर काफी उत्साह भी है समाजवादी पार्टी का। वहीं अगर कटेहरी सीट की बात करें तो लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा है जो प्रत्याशी घोषित की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लालजी वर्मा का वर्चस्व भी है और अंबेडकर नगर की यह सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बेहद आम है, क्योंकि मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की कमान संभाल रखी है। वहीं अगर बात करें करहल सीट की, तो करहल सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को चुनाव में न उतारने की बात कही थी, लेकिन अब जिस तरह से चुनावी और सियासी समीकरण बढ़ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव का लोकसभा चुनाव में पत्ता कट गया था और कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव के चुनाव न लड़ने की वजह से अंतरकला और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं कुंदरकी की सीट की बात करें तो यहाँ पर दो दावेदार उनके नाम चल रहे हैं। पहला नाम हाजी रिजवान का है तो दूसरा अकीलुर रहमान का, लेकिन सूत्रों ने यह दावा किया है कि इस बार पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं मीरापुर सीट की बात करें तो मीरापुर सीट रालोद की सीट है। यहाँ पर रालोद विधायक थे और अतुल प्रधान जिस तरह से यहाँ की सीट खाली हुई है उसको लेकर तमाम सियासी समीकरण घूम रहे हैं और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, तो यहाँ पर पूर्व सांसद कादिर राणा का नाम भी चल रहा है। वहीं मिर्जापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र पटेल समेत कई ऐसे नाम अब चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और अखिलेश यादव के पास भी नाम पहुंच चुके हैं। हालांकि कई मुस्लिम कैंडिडेट भी यहाँ पर उतरने की चाह रख रहे हैं, लेकिन 2 बार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। वहीं अगर फूलपुर की बात करो, फूलपुर सीट पर बसपा प्रमुख मायावती ने लेकिन आसिफ, जिस तरीके से हम बात करें सपा की, तो पीडीए के फॉर्मूले के साथ साथ अब परिवारों पर भी दाव खेलने की, सांसदों के परिवार साथ साथ अखिलेश खुद भी कहीं ना कहीं अपने परिवार पर भी, यानी कि जैसा कि आपने बताया तेज प्रताप यादव के इस बार जो है संभावना है, लोकसभा से पत्ता कट गया था, हालांकि इस बार जो है संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से पार्टी और परिवार के बीच इस चुनाव में समन्वय बना पाना अखिलेश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा और किस तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी जो है अपनी सभी सीटों पर एक बार फिर से पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए जो है पूरी फोकस लगा रही है और देखना होगा कि इस बार उपचुनाव में कितना इसका फायदा सपा को पहुंचता है। और वहीं 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई है। अब इस पर आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चलिए सुनाते हैं आपको किसने क्या कहा। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा फर्जी केस मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाया था, आज उसमें मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। मनीष सिसोदिया जी को मुबारकबाद। और मैं समझता हूं जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, आज उसी का परिणाम है कि आज देश में तानाशाह हार रहा है और लोकतंत्र की जीत हो रही है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो संविधान का, बाबा साहब का धन्यवाद कर रहे हैं कि
संविधान ना होता तो यहाँ तानाशाही होती। तो लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। आज उसी संविधान की वजह से सभी लोगों को न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। Only thing that I can say is finally truth prevails, justice prevails. What the Supreme Court has lived up to the expectations of people. Supreme Court has come down heavily on Enforcement Directorate and CBI, which are making all efforts to keep him in custody beyond a particular time. It's nearly about 17 months that he has been in custody, and in a pre-trial. So it is very rare to hear that in a pre-trial custody the bails are being opposed by the ED and CBI. They tried all their tricks, whatever that they could do, possibly they could achieve to keep him in custody, probably with an intention that the elections are coming close. और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को अलग करने संबंधी आदेश दिया था, लेकिन कैबिनेट इस सुझाव से सहमत नहीं है। इस पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। हमीरपुर जिले में 2 अनुदेशकों ने विद्यालय का माहौल खराब कर रखा है, जिसका असर सीधे बच्चों के शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। अनुदेशकों की अराजकता के चलते विद्यालय स्टाफ बच्चों सहित विद्यालय में कैद होकर शिक्षण कार्य करने को मजबूर है। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता विद्यालय होगा जहां पर शिक्षक और बच्चे स्कूल गेट पर ताला लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। तो विद्यालय का जो माहौल है वो बेहद खराब होता जा रहा है। मूल विद्यालय के अनुदेशक, दोनों बहनें थी, खेल के अनुदेशक थी, वो यहाँ से मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त हो गई। किसी भी विद्यालय में, तो मेरे विद्यालय में पद सृजन नहीं है इनका। पद सृजन ना होने के बावजूद जबरन ये धरने पे बैठी थी। 18 जनवरी 2018 को धरने पे बैठी थी। उसके दबाव में प्रशासन ने जबरन मेरे यहाँ इनको लगा दिया। फिर महानिदेशक महोदय का जब आदेश आया कि इनको अपने मूल विद्यालय भेजना, तो मूल विद्यालय भेज दिया गया। लेकिन वो मूल विद्यालय न जाकर यहीं आतंक किए, जबरदस्ती विद्यालय आना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना। हमारे विद्यालय का माहौल इसलिए बहुत खराब हो रहा है। 350 संख्या हुआ करती थी हमारे विद्यालय की, कंपोजिट विद्यालय मेरा, तो उस विद्यालय में अब 140 बची है। इस तरह से बच्चे नाम कटा रहे हैं। और अब ताज़ा घटनाक्रम कल परसों ये हुआ कि विद्यालय के हम लोग, इन्होंने बूथ पे कब्जा कर लिया था। यहाँ बूथ था, वो कब्जा कर लिया था। एसडीएम साहब ने बड़ी मुश्किल से खाली करा पाया था। परसों के दिन से अब वो गेट, पहले गेट पे आके ताला फोटो खींच के जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, परसों के दिन से ताला पकड़ के खड़ी हो गई। अब इनको हटाने का प्रयास कौन हटाएगा? हटना नहीं। जब हटना नहीं, 1.5 घंटे तक स्टाफ हमारा बस स्टैंड बैठा रहा। मतलब वहां से जो आता था वो लौट जाता था, क्योंकि इनका इस तरह का। और बढ़ते आगे, खबर मेरठ से है, जहां पुलिस की अनदेखी देखने को मिली। बता दें कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के पास एक दवाई सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की गई। अज्ञात युवकों ने दवाई सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के सामने का बताया जा रहा है। और वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू हुआ।
इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को राज्य में लागू करना जरूरी है। 5वीं अनुसूची में शामिल झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पैसा कानून लागू नहीं है। मुख्यमंत्री सोरेन से अनुरोध है कि वे शीघ्र इस कानून को राज्य में लागू कराएं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। जयपुर के होटल हयात में शादी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। चोरी की वारदात आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान हुई। दूल्हे की मां ने जैसे ही रुपए से भरा बैग मंडप के पास रखा, एक बच्चा नजर बचाकर उठा ले गया। महज 1 मिनट के बाद ही बैग संभालने पर गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर बच्चे और उसके साथी की करतूत सामने आई। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साइबराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जो डेस्टिनेशन वेटिंग करने जयपुर आया था। मुहाना थाने एसआई छगनलाल ने बताया कि साइबराबाद के रहने वाले नरेश कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और नोएडा के जारचा कोतवाली पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुए सुबह एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जबकि मौके से फरार 2 बदमाशों को पुलिस ने काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 तमंचा, कारतूस, गोकशी का सामान और घटना में इस्तेमाल एक इको कार बरामद किया गया है। एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि कोतवाली जारचा पुलिस स्वाट टीम थाना दादरी पुलिस टीम दादूपुर पुलिया से खटाना नहर के पास जा रही थी। चेकिंग के दौरान इको कार में सवार संदिग्धों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, बदमाश भागने लगे। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश पुलिस की टीम पर फायर कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में सगीर और शहजाद के पैर में गोली लगने के कारण वो घायल हो गए और दादरी कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जा रहे बदमाश की पहचान अरमान और उवेश के रूप में की गई है। इनके दो साथियों सगीर और शहजाद को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया है। तो जो बदमाश है वो भागने में कामयाब रहे और उनके कब्जे से कई चीजें भी बरामद की गई है। तो ये मामला नोएडा का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जिले के 2 थानों के 3 चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया। उन्होंने हाईवे थाने की राधापुरम स्टेट चौकी के प्रभारी, सतोहा चौकी प्रभारी और राया थाने की कस्बा चौकी के प्रभारी को लाइन हाजिर किया। सूत्रों के अनुसार काफी समय से इनके आम जनमानस को खराब व्यवहार और लेन देन की शिकायतें मिल रही थी। विगत दिवस में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मथुरा इकाई ने दरोगा मनोज कुमार के अभद्र व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत भेजी थी। तो एसएसपी ने 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। मथुरा का ये मामला बताया जा रहा है। राया थाने के कस्बा चौकी के प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं और इनके ऊपर पत्रकारों से अभद्रता करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।